गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं भी ट्रांसफार्मर का लेक्चर नंबर 2 आपके सामने लेके आया हूँ। ट्रांसफार्मर का लेक्चर नंबर 1 आपने देखा है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ट्रांसफार्मर के पूरे इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। ट्रांसफार्मर कैसा दिखता है, ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसमें मैंने कोई थ्योरी नहीं स्टार्ट किया था। हाँ, ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन मैंने दिया था और ट्रांसफार्मर के डेफिनेशन के बाद मैंने कुछ भी बताया नहीं था। अब हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है उसको हम लोग अच्छे से लिखेंगे। ट्रांसफार्मर में जो इक्वेशंस जनरेट होते हैं, जिसे हम लोग ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर बोलते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होगा वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब आज का मेरा लेक्चर नंबर 2 में टॉपिक है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि मैंने एक वर्ड हेडिंग किया है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, यानी कि फेज नया शब्द है आपके लिए। ऐसे आप एसी में इस चैप्टर को, इस टर्म को पढ़ते हैं तो 3 फेज जनरली हम लोग यूज करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल में आपको एसी टॉपिक में बताया जाता है। यदि अगर आप एसी अभी तक नहीं पढ़े हैं तो एसी में पढ़ते समय आपको फेज का जानकारी दिया जाएगा। हम लोग यहाँ सिंगल फेज पढ़ रहे हैं, अभी एक ही फेज के बारे में बात करेंगे। तो सर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, और इसको अच्छे से मैंने लाइन से लिखा है। मैं धीरे धीरे इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ के समझाऊंगा और उसके बाद इस पूरे वर्किंग प्रिंसिपल को समझने में पूरी आसानी होगी। तो ऐसा मत समझिएगा कि इतना अंग्रेजी लिखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको यहाँ पर कहीं कोई परेशानी नहीं आए। ठीक है, बाकी तो लिखना ही पड़ेगा। अगर आप हिंदी में भी लिखते हैं तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा, तो क्यों ना कोशिश करें अंग्रेजी में ही चलते हैं, ठीक से अच्छे से समझ करके लिखने में। तो हम लोग इसको, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको वीवीआई के कैटेगरी में रखना है। ठीक, वीवीआई मतलब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वाले कैटेगरी में आएगा, यानी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। या एग्ज़ाम में सिंगल फेज शब्द नहीं भी रहेगा तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर लिखा रहेगा। सॉरी। तो इसको कैसे समझेंगे, चलिए वर्किंग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वर्किंग समझते हैं। तो वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले ये जानिए कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग ये जो बनाते हैं, ये आयरन का बना होता है। इसे हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं। आयरन कोर कहा जाता है। ठीक, ऐसे मैंने पहला जो लाइन लिखा है उसका मतलब समझा दूँ। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक, रुका हुआ, मतलब इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, कोई भी इसमें घूमने वाले पार्ट नहीं होते हैं। और यह जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। किसको ट्रांसफ़र करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वोल्टेज और करंट का चेंजिंग होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो नहीं बदलता है। तो अभी आप यहाँ पर जाने, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। इसका मतलब दो सर्किट है इसमें, तो सर्किट 2 होता है ना। जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं ये आयरन का बना होता है। इसके 2 लिम्ब, मैंने लिम्ब शब्द का प्रयोग किया है। देखिए यहाँ पर लिम्ब का मतलब होता है सेक्शन, भाग, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसके एक सेक्शन इधर है और एक सेक्शन इधर है। इधर वाले सेक्शन में मैंने तांबा का तार लपेटा है और इधर का सेक्शन में भी तांबा का तार लपेटा है। तो ये 2 सर्किट हो गया, ये 1 सर्किट और ये 2 सर्किट। और इधर का जो एनर्जी है इधर ट्रांसफ़र होगा, इधर का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इधर ट्रांसफ़र होगा। कैसे ट्रांसफ़र होगा इसी को पूरा डिटेल धीरे धीरे समझना है। ठीक है, यही पहला पॉइंट कहता है आपको। चलिए आगे बताता हूँ कि जो ट्रांसफार्मर है जनरली इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो सबसे पहले एक आयरन का इतना बड़ा जो दिख रहा है चतुर्भुजाकार, ये आयरन का कोर है। आयरन कोर, लोहा का कोर बोलते हैं इसे। ठीक, दूसरा सुनिएगा, इसमें एक तांबा का तार लपेटा हुआ है।
इधर दूसरे साइड में भी तांबा का तार लपेटा हुआ है। आप देख रहे होंगे इधर भी तांबा का तार लपेटा हुआ है, इधर भी। हाँ, इसमें जो लपेटन संख्या होती है, मतलब जितनी बार आप लपेटते हैं, जिसको अंग्रेजी में वाइंडिंग्स के नाम से जानते हैं, तो उधर कुछ अलग है, इधर कुछ अलग है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि इधर ज़्यादा है इधर कम होगा, इधर कम इधर ज़्यादा भी हो सकता है। इसे हम लोग आगे चल के टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर पे पढ़ेंगे। इसके दो टाइप्स मिलेंगे, स्टेप अप, स्टेप डाउन, जिससे कि वोल्टेज कब बढ़ेगा और कब घटेगा उसका पूरा जानकारी उससे मिलेगा। फिलहाल हम लोग इसके संख्या पर अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, इधर एक सर्किट बना, इधर एक सर्किट बना। ध्यान से सुनेंगे कि दो वाइंडिंग्स दिख रहा है। एक वाइंडिंग्स में यदि मैं एसी सप्लाई देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे, यदि मैं एसी सप्लाई जिधर जोड़ता हूँ, ये किधर भी जोड़ सकते हैं एसी सप्लाई, इधर या इधर, जिधर भी मैं एसी सप्लाई जोड़ूंगा उधर वाले साइड का नाम प्राइमरी साइड होगा। क्या नाम होगा? प्राइमरी साइड। ठीक है, ध्यान दे, पढ़िए, लिखा हुआ मैं पढ़ के दिखाऊंगा। और जिधर मैं लोड कनेक्ट करूंगा, जिधर मैं लोड कनेक्ट करूंगा उधर वाले का नाम सेकेंडरी साइड होगा। ठीक है, सेकेंडरी साइड। तो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड समझ गया, तो यही बात लिखा है, द वाइंडिंग इन विच कनेक्टेड विथ एसी सप्लाई। कोई ऐसा लपेटन संख्या जिसमें एसी सप्लाई कनेक्टेड होता है इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग। एंड द वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड विथ लोड, किसके साथ कनेक्टेड है? लोड। किसके साथ कनेक्टेड है? लोड के साथ, इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वाइंडिंग। उसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, धीरे धीरे पॉइंट बाई पॉइंट आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, द टू वाइंडिंग्स आर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। द टू वाइंडिंग्स आर इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड, मतलब दोनों वाइंडिंग्स के तार एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। यहाँ से तार लपेट कर यहाँ बाहर निकाल के ऐसे घेर दिया गया, दूसरा यहाँ से तार लपेट कर यहाँ बाहर निकाल दिया गया। ये वाला तार इस तार से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक, इसीलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड। इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड, तो जब जुड़ा हुआ है नहीं तो एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होता है? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा होता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे जनरेट होगा वो अभी हम लोग वर्किंग में पढ़ेंगे, और उसी मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा यहाँ से एनर्जी जाएगा और यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। यानी यहाँ से यहाँ एनर्जी जो ट्रांसफ़र होगा इस साइड से इस साइड, यानी प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड, वो मैग्नेटिक एनर्जी के द्वारा होगा। कौन सा एनर्जी? मैग्नेटिक एनर्जी। इसलिए साफ साफ लिखा होता है ये इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड होते हैं, यानी दोनों तार एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में कनेक्टेड होते हैं। किस एनर्जी के रूप में कनेक्टेड होते हैं? मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो इसे देखिए लिखा, बट मैग्नेटिकली लिंक्ड, जुड़े होते हैं थ्रू ए पाथ ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स के रास्ते से ये दोनों जुड़े होते हैं। ये साइड और ये साइड फ्लक्स से जुड़ा होगा। कैसे फ्लक्स से जुड़ा होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये खाली मैं इंट्रोडक्शन दिया कि वर्किंग प्रिंसिपल में आपके पास क्या क्या इसका प्राइमरी साइड किधर है, सेकेंडरी साइड किधर है, कैसे जुड़ा रहता है, कैसे इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड रहता है, ये मैंने बताया। अभी वर्किंग शुरू नहीं हुआ है। अब यहाँ जो मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं यही वर्किंग है। यदि एग्ज़ाम में अगर आप ये सब पॉइंट्स को नहीं भी लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी चीज़ का सटीक आंसर देना ज़्यादा बेहतर होता है, किसी चीज़ को सजा के लिखना ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने थोड़ा सा उसके ट्रांसफार्मर के बेसिक पॉइंट्स को मेंशन किया है। ठीक है, अब आते हैं, यही वर्किंग है। यदि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बोलेगा, ठीक है, तो आप ये मेंशन करेंगे। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर वर्किंग शुरू करने जा रहे हैं। कहता है व्हेन द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड टू एसी सप्लाई। व्हेन प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई, यदि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी साइड है और ये एसी सप्लाई से कनेक्ट होता है, ठीक है, देन एसी करंट सेटअप ए एसी फ्लक्स इन द कोर। ये जो करंट होगा इसमें फ्लक्स जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? फ्लक्स। क्या जनरेट करेगा? फ्लक्स जनरेट करेगा।
चलिए फ्लक्स कैसा जनरेट होगा, और वो भी एसी फ्लक्स जनरेट होगा। एसी फ्लक्स क्या होता है सर? फ्लक्स अलग अलग होता है क्या? हाँ, अगर मैं एसी सप्लाई दूंगा तो एसी फ्लक्स जनरेट होगा। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, मतलब समय के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलेगा। यदि करंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बदल रहा है तो फ्लक्स का भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बदलेगा। कहने का मतलब यदि मैं यहाँ पर ठीक है वी एस यानी वी एस इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी दूंगा तो हमें आई वन इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी मिलेगा, साइन ओमेगा टी। तो देखिए साइन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है, तो इसी से फाई जनरेट होगा, फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी। तो जिस तरीके का सप्लाई एनर्जी देते हैं वैसा ही फ्लक्स निर्माण होता है, यानी समय के साथ फ्लक्स भी बदलने वाला मिलेगा। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर किसी भी लोहे में जब कोई तार लपेटा रहता है उसे कॉइल बोलते हैं और एसी देते हैं तो यहाँ से फ्लक्स जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ये फ्लक्स है जो कि लोहे के द्वारा, मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है, यदि मैं लोहा नहीं लेकर कोई दूसरा मटेरियल लेता तो क्या ये फ्लक्स आगे बढ़ता? तो पहले क्लियर, अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता तो ये फ्लक्स आगे की ओर नहीं बढ़ता। इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लेना है। मैग्नेटिक मटेरियल में आता है लोहा, निकेल, कोबाल्ट एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल हैं, तो उनमें किसी को भी ले सकते हैं। तो लोहा हमारे पास आसानी से उपलब्ध है और सस्ता भी है, इसलिए लोहा लिया जाता है। ठीक, तो यहाँ देखिए इस तरीके से जो मैं डॉट डॉट लाइन दे रहा हूँ ये फ्लक्स लाइन है, ये फ्लक्स है जो कि पूरे कॉइल में सेटअप होता है, पूरे कॉइल में बनता है ऐसे। ठीक है, और ये जो फ्लक्स है इसे फ्लक्स फाई बोलेंगे इसको, इसका मान है फाई एम साइन ओमेगा टी। फ्लक्स का मान कितना है? फाई एम साइन ओमेगा टी। अब देखिए फाई एम साइन ओमेगा टी जैसे ही आप बोलते हैं इसका मतलब है फ्लक्स समय के अनुसार बदल रहा होगा, टाइम के अकॉर्डिंग बदल रहा होगा, डायरेक्शन भी बदल रहा होगा। आप जब एसी पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि करंट एक बार ऐसे घूमेगा और एक बार ऐसे घूमेगा, ये करंट का डायरेक्शन है। तो फ्लक्स का भी डायरेक्शन एक बार ऐसे मूव करेगा और एक बार ऐसे मूव करेगा। इसका मतलब फ्लक्स हर समय चेंज हो रहा है, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। खैर चलिए, फ्लक्स का क्या चेंज हो रहा है? दो बातें, फ्लक्स की दो बातें चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी ये इसमें दो चीज़ें चेंज होती है। क्या क्या चेंज होती है? मैग्नीट्यूड चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। चलिए इन दोनों को बातों को ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी यूज होने वाला है इसका काम। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, व्हेन द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई देन दिस एसी करंट सेटअप एन एसी फ्लक्स इन द कोर। ये एसी फ्लक्स बना लिया, फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। दिस अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई लिंक विथ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ये जो फ्लक्स फाई है धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सेकेंडरी वाइंडिंग के कॉइल से जुड़ जाता है। यहाँ देखिए ना सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, ये सेकेंडरी लिखा है और यहाँ पर कॉइल बना हुआ है, तो इसी में फ्लक्स आता है। ठीक है, अब देखिए याद कीजिए फैराडे का नियम। फैराडे का नियम कहता है, ठीक है, कहता है कि यदि किसी कॉइल में, ये देखिए लोहा है और लोहा में इस तरीके से कॉइल बना होगा और इसमें यदि मैं किसी चीज़ का बदलाव करता हूँ, मैग्नेट को नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले मैग्नेट को टू एंड फ्रो मोशन कराता हूँ, तो यहाँ एक अगर मैं बल्ब वगैरह लगा दिया तो ये बल्ब जलने लगेगा। सर क्या बोला मैंने, फिर से सुनिएगा। ये कॉइल है और यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल है, मैं इसको आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करते रहूँगा। ठीक है, यानी इसमें से मैग्नेटिक लाइन्स निकलता है, पता होगा आपको ऐसे, हाँ ये बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब इसको आगे पीछे कीजिएगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर टच होगा और इसमें अपने आप वोल्टेज यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और उसी से करंट भी जनरेट होगा, ऐसा फैराडे कहता है। तो आप यहाँ तो मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, लेकिन सर यहाँ पर तो कोई मूव करने वाला बॉडी है नहीं, आपने पहले ही बोला स्टैटिक डिवाइस है। तो कोई बात नहीं, आप मैग्नेट को मूव नहीं कराइए लेकिन फ्लक्स को तो मूव करा रहे हैं। फ्लक्स मूव कर रहा है ना, एक बार फ्लक्स ऐसे जा रहा है और एक बार फ्लक्स ऐसे जा रहा है, तो इसमें फ्लक्स का बदलाव होना चाहिए, क्योंकि फैराडे कहता है डी फाई बाई डी टी।
फ्लक्स का बदलाव समय के साथ होना चाहिए, यानी फ्लक्स की चेंजिंग समय के साथ होगी तो यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। ऐसा फैराडे का नियम है। देखिए, दिस लिंक्ड फ्लक्स जो यहाँ आया, लिंक्ड फ्लक्स इंड्यूस्ड एन ईएमएफ, इंड्यूस्ड एंड ईएमएफ। तो ये जो डी फाई है, फ्लक्स के साथ, टाइम के साथ फ्लक्स का बदलाव होता है, ठीक है। तो अब यही यहाँ पर जो फ्लक्स की बदलाव है, यहाँ पर कहता है देखिए, लिंक्ड फ्लक्स इंड्यूस्ड एन ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक हो रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब ये लिंक्ड फ्लक्स जो है यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट कर रहा है, और ये ईएमएफ जनरेट करने का सबसे मुख्य कारण है फ्लक्स का अल्टरनेटिंग होना, यानी फ्लक्स का, एसी फ्लक्स का बनना। एसी का मतलब होता है समय के साथ कोई भी चीज़ बदलने वाला, और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे मैग्नेट समय के साथ बदल रहा है, इधर उधर आप मूव करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में अप एंड डाउन मूव करता है ना। तो यहाँ पर समय के साथ अप एंड डाउन मूव करता है, तो इसको कहते हैं आप समय के साथ बदलाव करना। तो यहाँ पर मैग्नेट को ना बदल कर, मैग्नेट को मूव ना करा कर, मैं सीधे फ्लक्स को ही मूव करा रहा हूँ, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। तो इसीलिए इसी को कहते हैं फ्लक्स का बदलाव समय के साथ। तो फैराडे का नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही कहता है, यदि मैं किसी कॉइल में फ्लक्स का बदलाव समय के साथ करूं तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। और उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण ईएमएफ मतलब वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उस ईएमएफ जब जनरेट होगा तो उसमें से करंट उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लो I2 करंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग, यही इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर I2 करंट फ्लो करता है, यहाँ पर I2 करंट फ्लो करता है, ये I2 करंट हुआ। और यह I2 करंट लोड मतलब डिफरेंट टाइप के बल्ब्स हो सकते हैं, फ्रिज हो सकते हैं, टीवी हो सकते हैं, जो आपके पास ट्रांसफार्मर से तो वायर खींच के लाते हैं, उसमें लगाते हैं लोड में डिफरेंट डिवाइसेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकते हैं, टीवी, फैन, फ्रिज, ठीक है, रेडियो, बहुत सारे डिवाइसेस, तो वो यहाँ लोड में लगा दीजिए। ओके, I2 करंट उस सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड को मिल जाएगा। हियर वी कैन सी दैट करंट ट्रांसफर फ्रॉम वन वाइंडिंग टू अनदर वाइंडिंग। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो करंट था इधर सर्किट से इधर से ट्रांसफ़र होके इधर जा रहा है, ठीक है। करंट एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसफ़र हो रहा है। इसमें कहीं भी ये वाला करंट यहाँ नहीं पहुँचा, देख रहे होंगे आप, गौर कीजिए, ये वाला करंट यहाँ नहीं पहुँचा। हाँ, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी को ट्रांसफ़र कराने में किसका योगदान है? फ्लक्स का योगदान है। यदि फ्लक्स जनरेट नहीं हो तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब आइए, यहीं एक क्वेश्चन फिर आएगा, यहीं पर एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि क्या ट्रांसफार्मर डीसी पे काम करता है। मैंने इस क्वेश्चन को प्रीवियस वीडियो में रखा है, ठीक है। तो और मैंने आंसर भी दिया है, नहीं, ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क नहीं करता है। लेकिन आप क्वेश्चन उसमें मैंने डाला है कि क्यों नहीं करता है, ढूंढिए। तो अब हम उसका जवाब भी देंगे कि ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क क्यों नहीं करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क क्यों नहीं करता है, कभी कोई पूछ दे तो ये बात का जवाब आप देंगे। देखिएगा, मैं उसको लिखा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और अगर हुआ तो मैं अगले वीडियोज़ में उसको लिख भी दूंगा। अभी आपने कहा कि फैराडे के नियम के अनुसार जो कॉइल होता है इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी जनरेट होता है जब फ्लक्स का बदलाव समय के साथ होता है। फ्लक्स का बदलाव समय के साथ होगा तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई को जनरेट करेगा, यानी ई बराबर d∅dt को इंडिकेट करता है, यानी फ्लक्स का बदलाव समय के साथ होगा तो वोल्टेज जनरेट होगा। तो भाई अगर तुम डीसी दोगे, यहाँ डीसी दोगे तो फ्लक्स भी डीसी जनरेट होगा, है ना, एकदम सही है। अभी आप एसी दे रहे हो तो फ्लक्स एसी जनरेट हो रहा है, यदि तुम डीसी दोगे तो फ्लक्स भी डीसी जनरेट होगा। और ये डीसी, यहाँ पर डीसी आएगा। डीसी का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, डीसी का मतलब होता है, डीसी फ्लक्स का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नहीं बदलना, ठीक है। अगर मैं फ्लक्स का मान ना तो बदल रहा हूँ, मैं ना तो इसका मैग्नीट्यूड बदलूंगा ना तो डायरेक्शन, इसका मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। अच्छा बताइए, d/dt डिफ्रेंसिएशन किसी कांस्टेंट का
किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, अब बताइए कितना जनरेट होगा, 0 वोल्ट जनरेट होगा। ठीक है, इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला जो d∅dt फैराडे देता है, वो बोलता है फ्लक्स किसी हालत में बदलना भी चाहिए, यदि ये नहीं बदलेगा, है कांस्टेंट रहेगा, तो उसका मान 0 वोल्ट आएगा। इसका मतलब डीसी सप्लाई अगर आप देते हैं तो फ्लक्स तो जनरेट होगा, लेकिन सेकेंडरी साइड में इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं जनरेट कर पाएगा, यानी वोल्टेज ही नहीं जनरेट कर पाएगा। और वोल्टेज नहीं जनरेट कर पाएगा तो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा नहीं, आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर डीसी पे वर्क नहीं कर रहा है। इसलिए कभी भी भूल के भी, ठीक है, ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पे वर्क नहीं करता है, ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पे वर्क करता है। ठीक है, और भी सिर्फ वोल्टेज के लेवल को बढ़ाने घटाने या करंट के लेवल को बढ़ाने घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कब बढ़ेगा कब घटेगा अभी आने वाला है, अभी चिंता नहीं करें, अभी तो 2-3 स्टेप बाकी हैं। ठीक, तो ये है आज का जो मेरा टॉपिक है, इसका नाम है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से देखिए, बढ़िया से देखिए। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ईएमएफ इक्वेशन। क्या? ईएमएफ इक्वेशन। अब आप खाली यहाँ पर ये जानें कि यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है और इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ से I2 करंट जनरेट करता है, यहाँ तक जान गए। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ जनरेट होता है E, इसका मान कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वैल्यू तो जानेंगे तब तो। ऐसे थोड़ी बोल दे हाँ सर जनरेट होता है, हाँ ठीक है जनरेट होता है, बट कितना वैल्यू जनरेट होता है, इसकी वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करना है, यानी इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, इसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं हम लोग, और अभी हम लोग यहाँ निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो रहेगा ही एग्जाम में। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो इस वीडियो में जहाँ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, हमसे पर्सनली कंसल्ट कर लें। कहीं वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम हो या कहीं समझने में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, यदि ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो आप कमेंट भी ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।